हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज तक हमें पता था इस दुनिया में 7 चिरंजीवी है, मगर 2020 में 8वां चिरंजीवी दुनिया के सामने आया, जो एक अघोरी है, जो सतयुग से जीवित है और जिसके बारे में अक्षत गुप्ता द्वारा लिखित द हिडन हिंदू पुस्तक में वर्णन किया गया है, जो खुद को चाणक्य और विदुर बताता है। यह पुस्तक काफ़ी मिस्टीरियस भरी और एडवेंचर भरी है। तो चलो मेरे साथ इस कहानी का सफ़र शुरू करते हैं, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। द हिडन हिंदू पार्ट 1 चैप्टर 5 खुले सूत्र। लैब में एक बार फिर से वीरभद्र और ओम शास्त्री एक दूसरे के साथ रहने के लिए विवश थे। वीरभद्र को बहुत से सवालों ने घेर रखा था, लेकिन वह ओम से कुछ नहीं कह सकता था। उसने सोचा कि एक छोटी सी गलती भी उसकी बेदखली का कारण बन सकती है, इसलिए वह जानबूझकर अपनी बेचैनी को सह रहा था। जब से वीरभद्र अंदर आया था, तब से ओम उसे ध्यान से देख रहा था। तुम ठीक तो हो? ओम ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। हाँ, क्यों? वीरभद्र ने ख्याल से बाहर निकलता हुआ बोला। तुम तनाव में लग रहे हो, ओम ने कहा। वीरभद्र दुविधा में था कि जो बात उसे परेशान कर रही है उसे कहे या ऐसे ही जाने दे। कुछ पल सोचते हुए वह चुप रहा, किंतु उसकी उत्सुकता बाकी सब चीज़ों पर भारी थी और इसलिए उसने पूछा, तुम एक कक्ष में बैठे हो, तुम कैसे जान सकते हो कि बारिश होने वाली थी, वह भी मौसम में बदलाव आने से कई घंटे पहले। इसके अलावा तुमने हवा की गति का हिसाब लगाया, गीली मिट्टी की सुगंध को सूंघ लिया और तापमान में गिरावट को भी महसूस कर लिया था। इस कक्ष में बिल्कुल हवा नहीं है। यह तुमने कैसे किया? वीरभद्र अविश्वास से अपना सिर हिला रहा था। ओम शास्त्री हल्का सा मुस्कुराया। वास्तव में मैं यह भी जानता हूँ कि मैं भारत के दक्षिण तट पर स्थित एक द्वीप पर हूँ और मैं यह केवल अपनी इंद्रियों की सहायता से बता सकता हूँ। वीरभद्र के होश उड़ चुके थे। तुम यह नहीं जान सकते। जब तुम्हें हेलीकॉप्टर में लाया जा रहा था, तुम बेहोश थे और तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। लेकिन मुझे यह सब पता है। इसके लिए बस कुछ अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता है। यह तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ओम ने कंधे झटकते हुए वास्तविकता प्रकट की। कैसे? वीरभद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे तुम आसानी से अपनी आंखों की मदद से विभिन्न रंगों में अंतर कर सकते हो, वैसे ही बस ध्यान केंद्रित करके विभिन्न तरंगों को महसूस करो। जैसे तुम आकाश में हवाई जहाज को गायब होते देख सकते हो और एक चील को जैसे जैसे वह ऊंचा उड़ती जाती है बिंदु में परिवर्तित होते हुए, वैसे ही तुम चीज़ों को पास आते और दूर जाते भी सूंघ सकते हो। वीरभद्र द्वारा सीखे गए सभी तर्क और विश्लेषण से परे ओम ने विस्तार के साथ समझाया। वीरभद्र को और बहुत कुछ सुलझाना था, इसलिए उसने अपनी बुद्धि न लगाते हुए अगला प्रश्न किया। तुम एक दक्षिण भारतीय नहीं हो, फिर भी तुम इतनी सहजता से त्रुटि रहित तेलुगु कैसे बोल लेते हो? मैंने तेलुगु में कब बात की? ओम ने आश्चर्य के साथ पूछा। दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, डॉक्टर श्रीनिवासन ने कक्ष में प्रवेश किया। डॉक्टर भी डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे उसी समय वहां पहुंच गए। वीरभद्र ने पहले डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा और फिर डॉक्टर बत्रा की ओर। डॉक्टर बत्रा ने घमंड के साथ ओम शास्त्री को घूरा। फिर डॉक्टर श्रीनिवासन से धीरे से कहा, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम?
डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछा। हम सभी सर, अभी नहीं, हम इस सेशन के बाद लंच ब्रेक में बात करेंगे। सर, हम आपसे बात किए बिना दूसरा सेशन शुरू नहीं करेंगे, डॉक्टर बत्रा ने जोर देते हुए कहा। टीम के बाकी लोग कहाँ हैं? डॉक्टर श्रीनिवासन ने बिफरते हुए कहा। आपके दफ्तर में, वे हम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर बत्रा ने कहा। ओम एवं वीरभद्र उन दोनों की ओर देख रहे थे और उनकी बात सुन रहे थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने गुस्से में जोर से एक फाइल मेज पर पटक दी और डॉक्टर बत्रा की ओर बढ़े। डॉक्टर बत्रा दूसरी ओर मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। डॉक्टर श्रीनिवासन कमरे से बाहर जाते जाते पीछे मुड़े और वीरभद्र को अपने पीछे आने का आदेश दिया। वीरभद्र अनिच्छा से उनके पीछे गया। 2 गार्ड ओम शास्त्री पर नज़र रखने के लिए वही थे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, थोड़ी सी भी देरी हुई तो कटी हुई प्याज जल जाएगी, ओम ने पीछे से वीरभद्र को कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वीरभद्र डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला गया। रास्ते में डॉक्टर श्रीनिवासन के ऑफिस में प्रवेश करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए उसने रसोई में झांका। वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि चूल्हे की आंच पर बर्तन रखा हुआ था और रसोइया कहीं नहीं था। कटी हुई प्याज चूल्हे के पास भूनने के लिए रखी हुई थी। तेल पर्याप्त रूप से गर्म था। वीरभद्र वहां पहुंचा और प्याज को कढ़ाई में पलट दिया। रसोइया अचानक से आ गया और वीरभद्र को वहां देखकर हतप्रभ रह गया। दूसरी ओर वीरभद्र डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे जाने के लिए शीघ्रता से रसोई से बाहर निकला। डॉक्टर श्रीनिवासन ऑफिस में प्रवेश करते ही वहां सबको खड़े होकर उनका इंतजार करते पाया। डॉक्टर श्रीनिवासन उन सबको पार करते हुए अपनी कुर्सी की ओर गए और अपने रोबीले अंदाज में कुर्सी पर बैठ गए। उनकी नज़र डॉक्टर बत्रा के ऊपर थी। कमरे में तनावपूर्ण स्थिति थी। वह कौन है? डॉक्टर बत्रा ने स्वाभाविक प्रश्न के साथ शुरू किया। तेज, तुम यहाँ वह कार्य करने के लिए आए हो जिसे करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तुम्हें यहाँ मुझसे प्रश्न करने के लिए नहीं बुलाया गया है। मुझे जानने का अधिकार है वह आदमी कौन है, डॉक्टर बत्रा ने और थोड़ा आग्रह किया। उनके पास टीम का समर्थन था। डॉक्टर श्रीनिवासन अपमानित महसूस करते हुए एकदम से खड़े होकर बोले, नहीं, यहाँ तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे सभी अधिकार मेरे पास सुरक्षित है। सर, कृपया शांत हो जाइए, डॉक्टर शाइस्ता ने डॉक्टर श्रीनिवासन को रोकते हुए आग्रह किया। उन्होंने कहा, ओम के संबंध में हमारी अधूरी जानकारियों के आधार पर हम एक अजीब से निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर हैं। हम सभी बहुत बेचैन और उलझे हुए हैं। शाहिस्ता के शब्दों को सुनकर डॉक्टर श्रीनिवासन थोड़ा शांत हुए और फिर बोले, आप में से किसी को भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी यहाँ सुरक्षित हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन के पीछे खड़े वीरभद्र ने भी सहमति में सिर हिलाया। हम भले ही यहाँ सुरक्षित हो, लेकिन यदि वह एक आतंकवादी है तो शायद हमारा परिवार सुरक्षित ना हो, डॉक्टर बत्रा ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। वह एक आतंकवादी नहीं है। डॉक्टर श्रीनिवासन फिर से क्रोधित हो उठे और अपनी भारी आवाज़ में चिल्लाए। उनकी आवाज़ दूर तक गूंजती हुई प्रतीत हुई। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? डॉक्टर बत्रा किसी की भी सनक और नखरों के कारण पीछे हटने वाले नहीं थे। इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है, डॉक्टर श्रीनिवासन हाथों को अपनी छाती के सामने बांधते हुए अपने आप को नियंत्रित करते हुए कहा। आप और क्या जानते हैं? डॉक्टर बत्रा ने पूछा। वह भी बदले में ही वही चीज़ कर रहे थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने ओठ बंद ही रखे।
शाहिस्ता डॉक्टर श्रीनिवासन के पास गई और उन्हें कंधों पर थपथपाते हुए सांत्वन देते हुए कुर्सी पर बिठाया। डॉक्टर शाहिस्ता ने उन्हें मेज पर रखा पानी का गिलास दिया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने पानी पिया। शाहिस्ता ने बोलने से पहले उन्हें आराम करने और सहज महसूस करने का समय दिया। सर, हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चली है जो हमें परेशान कर रही है और हमें कुछ खुले सूत्रों की तरफ ले जा रही है। एलएसडी, कृपया सर को संक्षेप में बताओ। एलएसडी ने ओम शास्त्री के संबंध में अपनी जानकारी का संक्षिप्त विवरण यह कहते हुए दोहराया, सर, जिस आदमी को हम ओम शास्त्री के नाम से जानते हैं, उसकी देश के विभिन्न हिस्सों में कई पहचानें हैं। कहीं उसका उल्लेख खुद के पिता के रूप में है तो कहीं खुद के पुत्र के रूप में। एक ही चेहरा किंतु अलग अलग नामों के साथ। मुझे उसकी अन्य पहचानों के नाम पर 2 मौजूदा लॉकर और बहुत से बैंक खाते मिले हैं जिनमें काफ़ी अधिक धनराशि मौजूद है। कानूनी तौर पर वह करीब करीब एक बेदाग व्यक्ति है। वह एक व्यवस्थित व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो शायद किसी भूमिगत आतंकवादी संगठन के लिए काम करता हो। वह एक अत्यंत गोपनीय मिशन पर हो सकता है जिसका हमें अभी तक पता नहीं चला है। एक बात जिसका हमें पता चला है वह यह है कि वह सुभाष चंद्र बोस की खोज कर रहा है, जो शायद सरकार और देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय हो। डॉक्टर श्रीनिवासन ने गौर से एलएसडी की बात को सुना। डॉक्टर शाहिस्ता वहां से बात को आगे ले जाते हुए बोली, सम्मोहन निद्रा अवस्था के दौरान उसने उन लोगों के बारे में बात की जिन्होंने पहले युग में इस धरती पर कदम रखा है। हम में से कुछ समझते हैं कि उसे अपने सभी जन्म याद है और कुछ सोचते हैं कि वह दोहरे व्यक्तित्व का मरीज है। यह भी हो सकता है कि वह किसी प्राचीन गुप्त समूह का सदस्य हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ छिपे उद्देश्य पर कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन उसकी कोई भी पहचान इनमें से किसी भी संभावना से मेल नहीं खाती है। जैसे ही डॉक्टर शाहिस्ता ने बात करना बंद किया, उस जगह सन्नाटा छा गया। शाहिस्ता ने आगे कहा, सर, यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी सहायता करें तो इसके लिए आप जो जानते हैं वह हमें बताकर आपको हमारी सहायता करनी होगी। इस सुविधा केंद्र के पीछे क्या राज है? हम उस आदमी को यहाँ क्यों लाए हैं? हम उससे क्या जानने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? सर, कृपया आप जो जानते हैं हमें बताइए। डॉक्टर बत्रा इस बार गुस्से से ज़्यादा हताश लग रहे थे। हमेशा की तरह डॉक्टर श्रीनिवासन ने इस बार भी अपने चेहरे पर कोई भाव प्रकट नहीं किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने पैरों को देखने लगे, जैसे मन में कुछ हिसाब लगा रहे हो। कुछ देर बाद वे बोले, ठीक है, मैं जो कुछ भी जानता हूँ वह आप सबको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुमने जो उसके लॉकर के बारे में बताया उसकी पूरी जानकारी मुझे चाहिए। हो गया सर, यह लीजिए। एलएसडी ने अपनी तरफ से डॉक्टर श्रीनिवासन को एक कागज़ देते हुए कहा, जो उन्होंने वीरभद्र को दे दिया। वीरभद्र कागज़ लेते ही कक्ष के बाहर चला गया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी मेज से जुड़ी तिजोरी को बहुत ध्यान से खोला और उसमें से कुछ तस्वीरें एवं दस्तावेज बाहर निकालकर डॉक्टर शाहिस्ता को दिए, जिन्होंने एक एक करके सब देखते हुए बाकी लोगों में बांट दिए। सभी तस्वीरें ओम शास्त्री के विभिन्न रूप और पहनावे में थीं। हर तस्वीर के नीचे उनके लिए जाने वाली जगह और साल लिखे हुए थे। शाहिस्ता ने एक एक करके उन्हें पढ़ा। 1874 बनारस में, 1882 हरियाणा में, 1888 मद्रास में, 1895 महाराष्ट्र में, 1902 में केरल में, 1916 लखनऊ में, 1930 सत्याग्रह आंदोलन,
1944 में सुभाष चंद्र बोस की सेना के फॉरवर्ड ब्लॉक में, 1964 में जवाहरलाल नेहरू के अंतिम संस्कार में, 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार में, 1991 में राजीव गांधी के अंतिम संस्कार में, 1998, 2001, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 इत्यादि। डॉक्टर श्रीनिवासन ने ध्यान से सभी के चेहरों को पढ़ते हुए कहा, ये सब मृत्यु प्रमाण पत्र और कुछ सरकारी रिकॉर्ड्स है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ओम शास्त्री द्वारा उपयोग किए गए सभी नामों की मृत्यु हो चुकी है, किंतु जब वह किसी जगह पर मर जाता है तो दूसरी जगह पर जीवित हो जाता है। उल्लेखनीय रूप से वह हर तस्वीर में एक ही उम्र का है, ना ही जवान और ना ही बूढ़ा, लगभग 40 वर्ष का। समझने का समय देते हुए डॉक्टर श्रीनिवासन कुछ देर चुप रहे और दोबारा गंभीरता से बोले, इसलिए तुम सब यहाँ हो और तुम्हें यहाँ मुझसे यह प्रश्न करने के लिए नहीं बुलाया गया है कि वह आदमी कौन है, बल्कि मैं यहाँ तुम लोगों से इस आदमी के बारे में जानकारी लेने के लिए उपस्थित हूँ। तुम सभी यहाँ इस रहस्यमय आदमी के बारे में जवाब और उचित जानकारी पता लगाने के लिए एक गोपनीय मिशन का हिस्सा हो। याद रहे, गुप्त मिशन। डॉक्टर बत्रा का मन शंकाओं से भरा हुआ था और वे अपने आप को रोक नहीं सके। इस संस्था का मालिक कौन है? डॉक्टर बत्रा ने सीधे तरीके से पूछा। बहुत हो गया, तेज तुम्हें बस इतना ही जानने की आवश्यकता है। अब तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प है, अपने काम पर वापस लग जाओ या अपना सामान बांधो। तुम्हारी वापसी का प्रबंध मैं करवा दूंगा, डॉक्टर श्रीनिवासन ने चेतावनी देते हुए कहा। वे अपनी आवाज़ में तिरस्कार की भावना नहीं छुपा पाए। डॉक्टर बत्रा स्थिर खड़े रहे। वे प्रयोगशाला में वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाले थे कि तभी डॉक्टर शाहिस्ता बोल पड़ी, सर हमें हफ्तों लग जाएंगे पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ओम शास्त्री को हर घंटे में होश आ जाता है। क्या तुम्हारे पास कोई और सुझाव है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने ऐसे पूछा जैसे वे पहले से ही उत्तर जानते हो। जी सर, मेरा सुझाव है कि हम उससे सीधे तरीके से बात करें, बिना किसी बेहोश करने वाली औषधि या सम्मोहन के। शाहिस्ता ने प्रस्ताव रखा। मुझे डर है कि वह इस तरीके से कुछ नहीं बोलेगा, डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। वह बोलेगा सर, उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसने अभी तक अपने बारे में कितना खुलासा किया है। हम उसे यह विश्वास दिला सकते हैं कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं और फिर वह होश में रहते हुए भी सब कुछ बताएगा। यह आप सभी के लिए एक जोखिम भरी प्रक्रिया साबित हो सकती है, डॉक्टर श्रीनिवासन ने चेतावनी देते हुए कहा। डॉक्टर शाहिस्ता यह जान चुकी थी कि डॉक्टर श्रीनिवासन से कैसे व्यवहार करना है और कैसे अपनी बात को मनवाना है। उनके इस समझदारीपूर्ण तरीके में वह ताकत थी जो किसी दबंग व्यक्ति को भी काबू में कर सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा, सर मैंने बहुत से अपराधियों से पूछताछ की है और अपने अनुभव से मैं आपको यह विश्वास दिला सकती हूँ कि इस आदमी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम उस पर बिना ड्रग या सम्मोहन के विश्वास कर सकते हैं, डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी धारणा पर कायम रहते हुए कहा। उसकी चेतना से मुक्त तक आते आते सत्य के स्वरूप में बदलाव की संभावना हमेशा रहेगी। हम लाइव डिटेक्टर का उपयोग कर सकते हैं और LSD उसे देखने व पढ़ने में हमारी सहायता कर सकती है, डॉक्टर बत्रा ऐसे बोले जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण योजना बता रहे हो। सर, कुछ उपकरणों को मोटे तारों की मदद से उनके शरीर से जोड़ा जाएगा जो उसकी धड़कनें और विचारों की तरंगों को नोट करके स्क्रीन पर दृश्य के रूप में परिवर्तित कर देंगी। यदि वह सही प्रतिक्रिया करता है
तो हम उसकी स्मृतियों का सटीक प्रतिबिंब देख सकते हैं। युग और समय के सूक्ष्म विवरणों के साथ। मैंने सही कहा ना एलएसडी? शाइस्ता ने कहा। यह बहुत मज़ेदार होगा। एलएसडी ने चहकते हुए सुर में सुर मिलाया। उसके मुंह में च्युइंगम होने की वजह से उसने ये शब्द कुछ लड़खड़ाते से बोले, जिसका उसे कुछ अफसोस भी नहीं था। उसके यह कहते ही सबने एकदम उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहे हो इसे क्या हुआ। सबकी इस भाव भंगिमा की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एकदम च्युइंगम चबाना बंद कर दिया और शांति से काम में लग गई। सर, शब्द झूठे हो सकते हैं, लेकिन विचार स्वेच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं किए जा सकते। यदि हम उसके विचारों का दृश्य देख पाएंगे तो वह हमसे झूठ नहीं बोल पाएगा, शाइस्ता ने कहा। डॉक्टर श्रीनिवासन सभी संभव परिणामों के बारे में अपने मस्तिष्क में सोच विचार कर रहे थे, जबकि सब लोग उनके इशारों का इंतजार कर रहे थे। शाइस्ता ने विनती करते हुए कहा, सर, अब आपकी बारी है अपने द्वारा चुने गए सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों पर भरोसा करने की। डॉक्टर श्रीनिवासन सहमत होने के लिए मजबूर थे, किंतु हामी भरने से पहले उन्होंने पूछा, यदि यह सफल नहीं हुआ तो? फिर हम वही तरीका अपनाएंगे जो हम अब तक करते आ रहे हैं, डॉक्टर बत्रा ने आश्वासन देते हुए कहा। सर, अब तक यह बहुत मुश्किल रहा है। उसके द्वारा बोले गए सभी वाक्यों ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं और मुझे अब इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उससे क्या पूछा जाए, शाइस्ता ने कहा। ठीक है, जो भी तुम्हें ठीक लगे उसके साथ आगे बढ़ो, लेकिन शाइस्ता, सतर्क रहना, एक आवश्यक दूरी ज़रूर बनाए रखना। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हम दोपहर के खाने के बाद शुरू करेंगे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने चिंतित थे। सभी दोपहर के भोजन के लिए भोजन कक्ष की ओर आगे बढ़े, लेकिन डॉक्टर शाइस्ता प्रयोगशाला की ओर गई। वे ओम की तरफ बढ़ी और उसके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम शाइस्ता है। मुझे पहले अपना परिचय देने का मौका नहीं मिला था। ओम, तुम अपना भोजन कर लो। इस बीच मैं दूसरों के साथ हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। शाइस्ता ने ओम से निकटता का प्रयास किया, क्योंकि भोजन के बाद उसे उसकी चेतन अवस्था में बातचीत करने का काम करना था। मनोविज्ञान यह कहता है कि यदि आप एक बार किसी व्यक्ति का विश्वास हासिल कर लेते हैं तो आपको उसके सभी राज भी पता लग जाते हैं। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे खोल दे। मैं विश्राम कक्ष का उपयोग करना चाहता था, ओम ने विनम्रतापूर्वक कहा। ओहो, अवश्य ओम। दरअसल वे तुमसे बात करने या खुद कोई निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है। असुविधा के लिए क्षमा करो, शाइस्ता ने आदरपूर्वक कहा। उन्होंने ओम शास्त्री को विश्राम कक्ष तक साथ ले जाने के लिए एक गार्ड को आदेश दिया। शाइस्ता अब दूसरे सेशन के लिए आश्वस्त थी, क्योंकि ओम उनके प्रति सुरक्षात्मक या रूखा नहीं था। जैसे ही गार्ड ने आदेश का पालन किया, ओम मुड़ा और उसने कहा, एक और बात, मैं शाकाहारी हूँ और मुझे पत्ता गोभी पसंद नहीं है। मैं आलू और दाल खा सकता हूँ, हरी मिर्च और नमक कृपया अलग से, ओम ने अपने खाने का तरीका बताते हुए कहा। शाइस्ता की समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिलाया। वह प्रयोगशाला से बाहर चली गई और जैसे ही वह भोजन कक्ष में पहुंची, मेनू देखकर विचलित हो गई। उन्होंने देखा कि मांसाहार भोजन परोसा जा रहा है और 2 सब्जियां, आलू व पत्ता गोभी। वह अपने आप को संभालते हुए बोली, ओम के लिए मांसाहार खाना मत भेजना और ना ही पत्ता गोभी, वह नहीं खाता है। आपको कैसे पता? एलएसडी हैरान थी। उसी ने मुझे बताया, शाइस्ता ने जवाब दिया। क्या? एलएसडी ने पूछा। यही कि वह शाकाहारी है और उसे पत्ता गोभी भी पसंद नहीं है, और यह कि उसे हरी मिर्च व नमक अलग से चाहिए। सब एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे, जबकि शाइस्ता ने अपना भोजन करना शुरू कर दिया था।
एलएसडी कुछ देर सोचने के बाद धीरे से बोली, खाने के मेनू में आलू व पत्ता गोभी है। यह बात उसे कैसे पता चली? इसके अलावा यदि वह शाकाहारी है तो उसे कैसे पता चला कि मांसाहार खाना पकाया जा रहा है? शाइस्ता यह सुनकर बीच में ही रुक गई और गहरे विचारों में खो गई।